is like such. But this time Congress is strong and it is going to form government third time in Haryana. Do you believe it is a fight between Congress and INND or BJP is also in? Whoever comes next. That is fight between IND and BJP. Who comes सर जिस तरह से कह रहा था कि आपने छोटी जगह पर कई जगह प्रचार किया है क्योंकि आप मुख्यमंत्री जगह जगह क्या है? शहर में भी आप गए हैं जगह जगह प्रचार करने के लिए। रात को भी विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि शहर में आपने जो नहीं 6 बजे के बाद मैंने कहीं प्रचार नहीं किया। मेरा शहर है, कहीं मैं अपने दोस्तों से मिलने गया, कहीं रबड़ी खाने गया हूँ, कहीं गोलगप्पे खाने गया हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लिखा हूँ। तो हुड्डा साहब को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, मित्रों से मिलने गए थे, मौज मस्ती भी हुई इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। तिवारी जी आपके पास आए थे और ये सवाल लिया था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे आज मीडिया के सामने, कहीं ना कहीं एक ये भी इमोशन दिखा कि नाराज़गी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद कोई दुश्वारी तो रही होगी कि ये गठबंधन तोड़ना पड़ गया। देखिए, ये दुश्वारी एकदम क्लियर कट है कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के न रहने के बाद ये चुनाव हो रहा है। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और वो बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं थी, छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी मजबूरी थी कि वो भी इस स्टैंड से पीछे नहीं हट सकते थे और ये गठबंधन टूट गया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना बीजेपी के ऊपर हमेशा हमलावर रही और बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने एकदम क्लियर कर दिया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से कि हम जो है शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। सो उन्होंने नहीं बोला। अब पिछले 2 दिनों में उद्धव ठाकरे के स्टैंड में थोड़ी सी नरमी आई है। वो बीजेपी अब पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी को लेकर के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए से दिख रहे हैं। अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये उनके पास भी और पार्टियों के पास भी, हम सब लोग के पास भी जो कुछ भी जानकारी मिले उसके मुताबिक यदि बीजेपी अकेले दम पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की संभावना दिख रही है। अब बीजेपी के सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसमें एनसीपी भी है, शिवसेना भी है। मुझे लग रहा है कि शायद शिवसेना ये सोच रही होगी कि हम बेहतर ऑप्शन हो सकता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। अजय, क्या समझ में आता है कि ये तो साफ है कि किसी को सीट बचानी है और किसी को सीट कमानी है, किसी को अपना विस्तार करना है, किसी को अपनी सीटों पर कायम रहना है, और कोशिशें भी इसी दिशा में की गई, चाहे शिवसेना की तरफ से गठबंधन तोड़ने का फैसला हो या बीजेपी की अपनी राय रही हो सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के बयान से समझा जाए कि कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है और ये भावना भी है कि शायद गलती हुई और इसका नुकसान उठाना पड़े। देखिए, शिवसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के तारीख में अपने अस्तित्व को बचाए रखने की है और बाला साहब की विरासत को आगे बढ़ाने की है। शिवसेना को के सामने चुनौती ये है कि एक तरफ तो उसको राज ठाकरे जो एमएनएस जिनकी पार्टी है वो उसका अगर विस्तार होता है, उसका जनाधार बढ़ता है तो शिवसेना उतनी ही संकुचित होती जाएगी, उतनी ही सिकुड़ती हुई जाएगी। तो एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को जिंदा रखना है, बाला साहब की विरासत को बढ़ाना है और जो भी लोग जानकार हैं वो ये मानते हैं कि राज ठाकरे एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पे बाला साहब के दिखते थे, जो कि नहीं संभव हुआ। एमएनएस का निर्माण हुआ और राज ठाकरे एक उसी तरह के, उसी विचारधारा की और उन्हीं सिद्धांतों पे जिसको बाला साहब पिछले 40-45 साल से महाराष्ट्र में आगे बढ़ाते जा रहे थे, उसको वो उसी तरह से चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। शिवसेना महाराष्ट्र में हमेशा से, इससे पहले, इस चुनाव से पहले हमेशा से एक बड़े भाई की भूमिका में थी और जिस तरह का मैंडेट मिला, एक तरह से बीजेपी की बजाय जिस तरह से मोदी वर्सेस ऑल हुआ और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस जिस तरह का था कि अगर लोकसभा चुनाव में अपने दम पे सरकार बन सकती है तो महाराष्ट्र या हरियाणा में भी बीजेपी अपने दम पे सरकार बना सकती है। इस मानसिकता के साथ जब बीजेपी आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं शिवसेना को अपने अस्तित्व पे खतरा महसूस हुआ और यही वजह है कि शिवसेना और बीजेपी इतने साल तक साथ रहने के बाद भी अलग हो गई। तो अब उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती यह है कि शिवसेना का अस्तित्व बचाना है, अपना और अपने बाद जो उनके बेटे हैं उनके लिए राजनीतिक विरासत तैयार करनी है और दूसरी तरफ जो एमएनएस का बढ़ता हुआ जनाधार है उसको भी रोकना है। तो कई फ्रंट पे चुनौती है, लेकिन जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि अगर जिस तरह से ये टोन डाउन हुआ है उद्धव ठाकरे के स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी को लेके, वो ये दिखाता है कि अगर पोस्ट पोल अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो उसमें शिवसेना अपनी भागीदारी सुनिश्चित
सुनिश्चित करना चाह रही है। लाजमी सी बात है। विद्याशंकर जी, आपके पास लौटते हैं। दोनों ही जगह की परिस्थितियां, चाहे हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की, दोनों जगहों की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वहां की समस्याएं अलग हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कायम है। चाहे आप महाराष्ट्र के गांव की बात कर लें या आप हरियाणा के गांव की बात कर लें, किसान एक बड़ा मैटर करता है, एक बड़ा सिंबल है जो एक बड़ा फर्क पैदा करता है भी किसी भी इलेक्शन में। क्या ये माना जाए कि आदर्श ग्राम की चाहे योजना हो, चाहे ग्रामीण विकास को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम तरह की बातें की हों नरेंद्र मोदी ने, क्या ये सारी चीज़ें असर डालेंगी क्या? अभी इतना जल्दी में, चाहे उन्होंने जो भी आपने स्कीम्स बताई, आदर्श ग्राम योजना शुरू कर रहे हैं या जनधन प्रधानमंत्री ने अकाउंट्स खोलने का अभियान शुरू किया, थोड़ा सा जल्दीबाजी कहना होगा कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया होगा। लेकिन ओवरऑल जो नरेंद्र मोदी की इमेज बनी है, वो बनी है एक स्टिक एडमिनिस्ट्रेटर की, वो इमेज बनी है एक विकास पुरुष की कि वो विकास में यकीन रखते हैं। इसका कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं और लोग उसको कंसीव कर रहे हैं, ये चीज़ तो देखने में मिल रही है। अब बात आती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा, निश्चित रूप से दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। सबसे पहले बात हरियाणा की। हरियाणा में बीजेपी का कभी कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा है पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ करके। पहले वो चुनाव लड़ती थी INLD के सहयोग से, उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ वो चली गई। अब की बार जो बदलाव हुआ है, कह सकते हैं वो ये हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो मोदी का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट आया वो हरियाणा में भी दिखा। और हरियाणा या महाराष्ट्र में एक समानता है, वो ये कि जो स्टेट लीडरशिप है वो कहीं खास नहीं दिख रही है। दिख कौन रहा है? मोदी और उनके पीछे फिर अमित शाह। तो ये उनके लिए टेस्ट भी है और ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो ऐतिहासिक परिवर्तन ले आते हैं, क्योंकि 4 से जो कुछ भी होना है वो प्लस ही होना है, माइनस तो होना नहीं है। इसलिए हरियाणा में उनके पास पाने के लिए ही सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। लाजमी सी बात है विद्याशंकर जी कि कुछ लोगों के साथ उम्मीदें ये हैं, कुछ जनता के साथ, चाहे हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, दोनों जगहों में उम्मीदें ये हैं कि सरकार बनने के बाद क्या होगा। और एक जगह ये भी परिलक्षित हो रहा है कि सरकार बनने के बाद क्या कुछ हो सकता है। ये मोदी ने करके दिखाया है और शायद इसका असर कहीं ना कहीं एक बड़े फलक पर पड़े तो असर भी उसका दिखेगा हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक। एक छोटा सा ब्रेक लेने, चर्चा आगे भी चलती रहेगी। कैसे बचेगा बचपन जब कूड़े में है कानून।